नमस्कार सभी को। मैं दीपेंद्र सोलंकी सभी का ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम कंटिन्यू करेंगे एक सवाल एक्टोकार्पस, जिसे हमने पीछे स्टार्ट किया था। इसके दो पार्ट हम पढ़ चुके हैं। पार्ट वन में हमने पढ़ा था एक्टोकार्पस एल्गी की संरचना का। पार्ट टू में हमने पढ़ा था कि एक्टोकार्पस के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस प्रकार से होता है। अलैंगिक प्रजनन हमने पार्ट टू में पढ़ा था। और इस फाइनल पार्ट के अंदर, जिसे हम पार्ट थ्री कह रहे हैं, इसमें पढ़ेंगे एक्टोकार्पस के अंदर लैंगिक प्रजनन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस प्रकार से होता है। एक्टोकार्पस की थैलेस की स्ट्रक्चर को एक बार हम नजर मार लेते हैं कि किस प्रकार से एक्टोकार्पस की स्ट्रक्चर जो है यहाँ पर होती है। यह उदग्र थैलेस के अंदर इरेक्ट जो है ब्रांच सिस्टम पाया जाता है और प्रोस्ट्रेट सिस्टम पाया जाता है इसमें, जो कि सतह से जुड़ा हुआ होता है। तो ये थैलेस की संरचना होती है। ये इसके थैलेस को हम जब माइक्रोस्कोप के द्वारा देखते हैं तो हमें इस प्रकार से थैलेस दिखाई देता है, जिसमें यूनिलोक्युलर स्पोरेंजिया और प्लूरिलोक्युलर स्पोरेंजिया ये हमें दिखाई दे रही है। अब हम प्रारंभ करते हैं कि एक्टोकार्पस जो है, इसमें प्रजनन की प्रक्रिया किस प्रकार से संपन्न होती है। तो एक्टोकार्पस की जो अधिकांश जातियां होती है वो अनाइसोगेमस होती है, असमयुग्मकी होती है। असमयुग्मकी का मतलब होता है कि बनने वाले जो दोनों युग्मक हैं वो समान नहीं होते हैं, वो असमान प्रकार के होते हैं। इसलिए इस प्रकार के युग्मक जो बनते हैं उन्हें हम अनाइसोगेमस कहते हैं। लेकिन यह अनाइसोगेमी या असमयुग्मकता जो है, ये शरीर क्रियात्मक या फिजियोलॉजिकल प्रकार की होती है, जैसे कि एक्टोकार्पस सिलिकुलोसिस। एक्टोकार्पस सिलिकुलोसिस में यह जो अनाइसोगेमी है, यह शरीर क्रियात्मक या फिजियोलॉजिकल प्रकार की। तो इसका मतलब क्या होता है? फिजियोलॉजिकल अनाइसोगेमी का मतलब ये होता है कि दोनों युग्मक देखने में बिल्कुल समान लगते हैं। बाहर से जब देखते हैं, मोर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर अगर देखते हैं तो दोनों युग्मक बिल्कुल समान होते हैं, लेकिन इनकी फिजियोलॉजिकल नेचर डिफरेंट होता है। दोनों युग्मकों की जो प्रकृति होती है वो अलग अलग प्रकार की होती है। एक युग्मक जो है प्लस स्ट्रेन का होता है, जो नर युग्मक की भांति व्यवहार करता है। दूसरा स्ट्रेन जो है यह माइनस गेमेट कहलाता है, जो कि मादा युग्मक की भांति व्यवहार करता है। अब ये जो एक युग्मक जो प्लस गेमेट जिसे हम कह रहे हैं, यह अधिक गतिशील होता है, जबकि जो माइनस गेमेट जिसे कह रहे हैं हम, जो मादा युग्मक के समकक्ष है, यह कम गतिशील होता है, अपेक्षाकृत रूप से यह गति नहीं करता है। तो देखने में दोनों युग्मक बिल्कुल समान होते हैं, लेकिन इनकी फिजियोलॉजिकल नेचर जो है, इनकी प्रकृति जो है अलग अलग होती है। तो इसे हम फिजियोलॉजिकल एनाइसोगेमी कहते हैं। कुछ एक्टोकार्पस, जैसे कि एक्टोकार्पस सेकंडस जो है, एक्टोकार्पस सेकंडस में मोर्फोलॉजिकल एनाइसोगेमी पाई जाती है, यानी दोनों युग्मक जो है ये आकार के अंदर जो है डिफरेंट होते हैं। एक युग्मक छोटा होता है, दूसरा युग्मक बड़ा होता है। तो दोनों युग्मक जो है आकार मोर्फोलॉजी के हिसाब से जो है अलग अलग प्रकार के होते हैं, लेकिन सामान्यतः जो है फिजियोलॉजिकल एनाइसोगेमी इनके अंदर पाई जाती है। अब हम बात करते हैं गैमेटेंजिया एंड गैमेट्स का, या युग्मक धानियां और उनमें बनने वाले युग्मकों का, कि किस प्रकार से इनमें युग्मक बनते हैं। एक्टोकार्पस में जो गैमेट्स का निर्माण होता है, युग्मक बनते हैं, ये बहुकोष्ठीय युग्मक धानियों में बनते हैं, यानी प्लूरिलोक्युलर गैमेटेंजिया में बनते हैं। अब यहां पर बात आती है कि हमने पीछे जो क्लास पढ़ी थी, लास्ट क्लास, उन्हें पढ़ा था कि एक्टोकार्पस में दो प्रकार की स्पोरेंजिया बनती है। एक यूनिलोक्युलर स्पोरेंजिया पढ़ी थी, दूसरी प्लूरिलोक्युलर स्पोरेंजिया पढ़ी थी। तो यहाँ पर स्पोरेंजिया नाम कर यहाँ पर गैमेटेंजिया है, लेकिन यह भी कैसी है? प्लूरिलोक्युलर। तो इस गैमेटेंजिया की संरचना जो है, प्लूरिलोक्युलर गैमेटेंजिया की संरचना अलैंगिक प्रजनन के दौरान बनने वाली प्लूरिलोक्युलर स्पोरेंजिया के समकक्ष होती है, यानी इस गैमेटेंजिया की संरचना जो है स्पोरेंजिया के बिल्कुल समान होती है। इस ये देखने में समान होती है, और इनका परिवर्धन का जो तरीका होता है, किस प्रकार से ये बनती है, वह तरीका भी बिल्कुल समान होता है। परंतु अंतर कहाँ होता है? अंतर ये होता है कि गैमेटेंजिया का जो निर्माण होता है, यह अगुणित थैलस में होता है, जो हैप्लॉइड थैलस होता है। यानी कहने का मतलब होता है, एक्टोकार्पस के अंदर जो हैप्लॉइड थैलस होता है, उसके अंदर गैमेटेंजिया बनती है,
जबकि स्पोरेंजिया का निर्माण जो होता है डिप्लॉइड थैलस से होता है। तो प्लूरिलोक्युलर जो स्पोरेंजिया होती है, प्लूरिलोक्युलर स्पोरेंजिया है, ये डिप्लॉइड थैलस से बनती है, इसलिए इसमें जो स्पोर बनते हैं, जो बीजाणु बनते हैं, ये डिप्लॉइड होते हैं। जबकि अगुणित थैलस के ऊपर, हैप्लॉइड थैलस के ऊपर गैमेटेंजिया बनती है, प्लूरिलोक्युलर गैमेटेंजिया, इसलिए इसमें बनने वाले जो गैमेट होते हैं ये हैप्लॉइड होते हैं। युग्मकों की संरचना भी बीजाणुओं के समान होती है, ये गतिशील होते हैं, द्विकशाभिक होते हैं और पायरिफॉर्म होते हैं। यानी युग्मक देखने में बिल्कुल जो है बीजाणुओं के समान दिखाई देते हैं, स्पोर के समान दिखाई देते हैं, उसी प्रकार से गतिशील होते हैं। दो फ्लैजिला होती है, एक फ्लैजिला बड़ी होती है, दूसरी छोटी होती है। एक फ्लैजिला विप्लेस प्रकार की यानी स्मूथ होती है, दूसरे फ्लैजिला टिंसल प्रकार की होती है, जिसके ऊपर जो है अतिवृद्धियां जो है अपेंडेजेस पाए जाते हैं। तो दिखने में दोनों गैमेटेंजिया और स्पोरेंजिया बिल्कुल समान है, इनमें बनने वाले युग्मकों का तरीका भी बिल्कुल समान है, और इसके साथ साथ जो युग्मक बनते हैं उनकी संरचना भी बिल्कुल समान है। बस अंतर केवल इतना है कि जो गैमेट बनते हैं वह हैप्लॉइड होते हैं और जो स्पोर बनते हैं वो डिप्लॉइड होते हैं। गैमेट का निर्माण हैप्लॉइड थैलस पर होता है और स्पोर का निर्माण डिप्लॉइड थैलस पर होता है। ये यहाँ पर बेसिक डिफरेंस है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि प्लूरिलोक्युलर गैमेटेंजियम जो है इस प्रकार से इसका निर्माण होता है। जब इनका निर्माण होता है तो इसके डायग्राम को हम स्पोरेंजिया वाले डायग्राम से हम समझने का प्रयास करेंगे। ये हम स्पोरेंजिया वाला डायग्राम ही देख रहे हैं। तो जब गैमेटेंजिया बनती है उस समय इसे स्पोरेंजियल इनिशियल न कह के इसे हम गैमेटेंजियल इनिशियल बोल देते हैं। तो ये स्पोरेंजियल इनिशियल की जगह यहाँ पर गैमेटेंजियल इनिशियल हो जाता है। और यह जो प्लांट है ये अब डिप्लॉइड न होकर हैप्लॉइड प्लांट है। तो हैप्लॉइड प्लांट की कोई भी शीर्षस्थ कोशिका किसी शाखा की वह गैमेटेंजियल इनिशियल कहलाती है। इसमें कई अनुप्रस्थ विभाजन होते हैं, अनुप्रस्थ विभाजन होते हैं, फिर उसके बाद में कुछ अनुप्रस्थ विभाजन, अनुदैर्ध्य विभाजन होते हैं। तो कई अनुप्रस्थ विभाजन होते हैं इस प्रकार से, और कई इस प्रकार से खड़े अनुदैर्ध्य विभाजन होते हैं। इससे एक बहुकोष्ठीय संरचना का निर्माण होता है जिसे हम यंग गैमेटेंजियम कहते हैं। यहाँ हमने स्पोरेंजियम लिखा है, वो यहाँ पर होगी गैमेटेंजियम कह देते हैं। तो इस प्रकार से गैमेटेंजियम का निर्माण होता है, इसमें और वृद्धि होती है, वृद्धि होने से यह मैच्योर प्लूरिलोक्युलर गैमेटेंजियम बन जाती है। ये स्पोरेंजियम बनी थी, जब गैमेटेंजिया का फॉर्मेशन होता है तो गैमेटेंजियम बन जाती है। तो बिल्कुल गैमेटेंजियम जो है यहाँ पर इसका फॉर्मेशन होता है। क्योंकि इसमें बहुत सारे कोष्ठक होते हैं इसलिए इसे हम प्लूरिलोक्युलर कहते हैं। और सेम इसकी स्पोरेंजिया की और गैमेटेंजिया की संरचना बिल्कुल समान है। हमें केवल और केवल यहाँ पर स्पोरेंजिया का डेवलपमेंट करते हैं तो स्पोरेंजियम लिखना है, और गैमेटेंजिया का डेवलपमेंट करते हैं तो गैमेटेंजियम लिखना है यहाँ पर। बस इतना सा डिफरेंस है यहाँ पर। और दूसरा है यह जो प्लांट है ये हैप्लॉइड होता है। जब गैमेटेंजिया का डेवलपमेंट होता है तो हैप्लॉइड प्लांट है, स्पोरेंजिया का डेवलपमेंट होता है तो डिप्लॉइड प्लांट है। और जब बहुकोष्ठीय संरचना बन जाती है तब इसके प्रत्येक कोष्ठ में, यानी प्रत्येक कोष्ठ यानी एक कोशिका के अंदर जो है इसका जीवद्रव्य जो है इसका कायांतरण होता है। कायांतरण होकर जो है यहाँ पर गैमेट्स का निर्माण करता है। इसे जूस्पोर न कह के हम गैमेट कहेंगे। तो हैप्लॉइड गैमेट्स का निर्माण होता है, और इस स्पोरेंजिया के शीर्ष भाग पर छिद्र बनने से धीरे धीरे कोशिकाएं जो है घुलने लग जाती है। कोशिकाएं जो है घुलती रहती है, जिससे ये गैमेट्स जो है ये मुक्त हो जाते हैं। तो इस प्रकार ये गैमेट्स बनते हैं। स्पोरेंजिया में जूस्पोर बनते हैं, जबकि गैमेटेंजिया के अंदर गैमेट्स बनते हैं। तो ये जो है गैमेट्स जो है इसका निर्माण पूर्ण हो जाता है। गैमेट्स की संरचना और जूस्पोर की संरचना बिल्कुल समान है। इसी प्रकार से ये पायरीफॉर्म होते हैं, नाक रूपी इनकी संरचना होती है। बाइफ्लैजिलेटेड होते हैं, दो फ्लैजिला होती है, एक फ्लैजिला बड़ी दूसरी फ्लैजिला छोटी होती है। तो जूस्पोर और गैमेट्स की दोनों की संरचना जो है बिल्कुल समान होती है। तो पुनः यहाँ पर हम गैमेटेंजियम पर आ जाते हैं कि इस प्रकार जो है ये प्लूरिलोक्युलर गैमेटेंजियम बनती है। प्लूरिलोक्युलर गैमेटेंजियम है जो कि हैप्लॉइड होती है। ये हैप्लॉइड प्लांट के ऊपर बनती है। तो हैप्लॉइड प्लांट के ऊपर हैप्लॉइड गैमेटेंजियम का फॉर्मेशन होता है। इसका परिवर्तन और विकास जो है यह स्पोरेंजियम के समान ही होता है। और इस गैमेटेंजियम के शीर्ष भाग में छिद्र बनने से इसमें उपस्थित जो गैमेट्स है ये सारे के सारे मुक्त हो जाते हैं। गैमेट्स उसी प्रकार से हम देख सकते हैं, ये गैमेट्स जो है आइसोगैमेट्स कहलाते हैं, क्योंकि इन गैमेट्स की संरचना जो है यह एक दूसरे के बिल्कुल समान होती है। ये देखने में समान स्ट्रक्चर वाले होते हैं। इसके पश्चात आते हैं हम निषेचन या फर्टिलाइजेशन पर।
अधिकांश जातियों में, जैसा कि हमने बात की थी, जो समयुग्म की जातियां होती है उसमें आकारिकी या शरीर क्रियात्मक लक्षणों में भिन्नता पाई जाती है। निषेचन जब होता है उसे हम इस डायग्राम के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। जब निषेचन होता है तब दो प्रकार के गेमिट आपके पास, ये है फीमेल यानी गेमिट जो कि पैसिव होता है। पैसिव का मतलब कम सक्रिय होता है। ये है सारे के सारे मेल गेमिट जो कि एक्टिव गेमिट्स होते हैं, बहुत अधिक सक्रिय होते हैं। तो इनकी फिजियोलॉजिकल नेचर में डिफरेंस पाया जाता है। जो फीमेल गेमिट होता है वो कम सक्रिय होता है यानी पैसिव होता है, और जो मेल गेमिट्स होते हैं वो एक्टिव होते हैं। तो जब निषेचन की प्रक्रिया होती है उस समय क्या होता है कि एक फीमेल गेमिट जो है उससे बहुत सारे मेल गेमिट अपनी बड़ी फ्लेजिला की सहायता से जुड़ जाते हैं। यहाँ पर देखिए इस डायग्राम में क्लियर है, ये मेल गेमिट है, इसकी ये छोटी फ्लेजिला है और ये इसकी बड़ी फ्लेजिला है। तो ये अपनी बड़ी फ्लेजिला जो है इसकी सहायता से फीमेल गेमिट के साथ जुड़ जाते हैं। तो इस प्रकार एक फीमेल गेमिट के साथ बहुत सारे मेल गेमिट अपनी बड़ी फ्लेजिला की सहायता से जुड़ जाते हैं, और इस प्रकार एक बहुत बड़ा समूह बन जाता है, एक समूह बन जाता है जिसमें एक फीमेल गेमेट के साथ बहुत सारे मेल गेमेट जुड़े होते हैं। तो इस प्रकार जो समूह बनने की जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को क्लम्प फॉर्मेशन कहते हैं। इस प्रक्रिया को क्लम्प फॉर्मेशन कहा जाता है। हिंदी में इसे पुंजी भवन कहते हैं। पुंजी भवन यानी पुंज का निर्माण, क्लम्प को हम बोलते हैं पुंज। पुंज यानी समूह है, तो पुंज के निर्माण की प्रक्रिया को हम पुंजी भवन कह देते हैं या क्लम्प फॉर्मेशन कहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है, बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम से पूछा जाता है कि क्लम्प फॉर्मेशन के द्वारा निषेचन किसके अंदर होता है। तो एक्टोकार्पस एक ऐसा शैवाल है जिसमें क्लम्प फॉर्मेशन के द्वारा निषेचन होता है, और बहुत सारे मेल गेमिट अपनी जो बड़ी फ्लेजिला की सहायता से फीमेल गेमिट के साथ जुड़ जाते हैं, और उसके पश्चात इन सभी मेल गेमिट में से कोई एक मेल गेमिट जो कि इसके अनुकूल होता है, उस मेल गेमिट को इस फीमेल गेमिट के द्वारा अपनी तरफ खींच लिया जाता है। खींचने के लिए ये क्या करते हैं, इसकी इस फ्लेजिला को अपनी तरफ खींचने लग जाते हैं। तो फीमेल गेमिट जो है इसकी फ्लेजिला को धीरे धीरे अपनी तरफ खींचने लग जाता है, और फाइनली जो है इस मेल गेमिट का फीमेल गेमिट के साथ संयोजन हो जाता है, इन दोनों का आपस में फ्यूजन हो जाता है। और जैसे ही एक फीमेल गेमिट एक मेल गेमिट के साथ फ्यूजन होता है, बाकी सारे के सारे मेल गेमिट जो है इससे अलग हो जाते हैं। तो फाइनली हमारे पास यह कंडीशन बचती है कि ये फीमेल गेमिट है और ये मेल गेमिट है, इन दोनों का जो है आपस में फ्यूजन प्रारंभ हो जाता है, आपस में संयोजन प्रारंभ हो जाता है, और सारे के सारे मेल गेमिट जो इससे अलग हो गए। तो इस प्रकार निषेचन की प्रक्रिया जो है यहाँ पर प्रारंभ हो जाती है। और जब सबसे पहले इनकी कोशिका द्रव्य का फ्यूजन होता है, और कोशिका द्रव्य का यहाँ पर फ्यूजन हो गया, दोनों मेल और फीमेल न्यूक्लियस अभी भी कोशिका द्रव्य के अंदर उपस्थित है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि इन दोनों मेल और फीमेल गेमिट के कोशिका द्रव्य का फ्यूजन हो गया। हालांकि दोनों गेमिट संरचनात्मक दृष्टि से एक दूसरे के समान है, लेकिन शरीर क्रियात्मक दृष्टि से, फिजियोलॉजिकल दृष्टि से ये एक दूसरे से भिन्न है। और ऐसा फ्यूजन जो है यह एनाइसोगेमी कहलाती है, असम युग्मकता कहलाती है। और फाइनली जो है इन दोनों न्यूक्लियस के बीच में भी फ्यूजन हो जाता है, और एक जो है डिप्लॉइड न्यूक्लियस का निर्माण होता है। इस प्रकार जो स्ट्रक्चर बनती है उसे जाइगोट कहते हैं। इस जाइगोट में क्रोमेटोफोर भी उपस्थित होते हैं, और जाइगोट का जो केंद्रक होता है यह डिप्लॉइड या द्विगुणित होता है। तो इस प्रकार जाइगोट से डिप्लॉइड डिप्लॉइड जाइगोट का निर्माण होता है, और इस जाइगोट के अंकुरण से आगे डिप्लॉइड एक्टोकार्पस के थैलस का निर्माण होता है, यानी स्पोरोफाइट एक्टोकार्पस के स्पोरोफाइट थैलस का निर्माण होता है। तो अब हम अगला स्टेप है युग्मनज का अंकुरण या जर्मिनेशन ऑफ जाइगोट। जैसा कि हमने बात की थी कि जाइगोट जो है यह डिप्लॉइड होता है, द्विगुणित होता है, और निषेचन के तुरंत पश्चात इसका अंकुरण हो जाता है। ये रेस्टिंग स्टेज में नहीं जाते हैं, निषेचन जैसे ही होता है उसके तुरंत पश्चात इसका अंकुरण होता है। और जब अंकुरण होता है उस समय इसके अंदर किसी भी प्रकार का अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता है, और केवल इसके अंदर समसूत्री विभाजन होते हैं, जिससे इससे बनने वाला थैलस जो है, तो थैलस बनेगा वह द्विगुणित होता है। और यह द्विगुणित थैलस जो है स्पोरोफाइट नेचर का होता है, जिसे हम स्पोरोफाइट कहते हैं। और जैसा कि हमने पढ़ा था, इसी स्पोरोफाइट थैलस के ऊपर या द्विगुणित थैलस के ऊपर यूनिलोक्युलर और प्लूरिलोक्युलर स्पोरेंजिया का निर्माण होता है।
जो स्पोरेंजिया बनती है, जो बीजाणु निर्माण करने वाला थैलस है, वो स्पोरोफाइट थैलस कहलाता है, जिस पर यूनिलोक्युलर और प्लूरिलोक्युलर स्पोरेंजिया बनती है। जबकि जो हैप्लॉइड थैलस था, जो गैमेटोफाइटिक थैलस था, उसके ऊपर गैमेट का निर्माण होता है, गैमेटेंजिया का निर्माण होता है। तो अब हम बात करते हैं पीढ़ी एकांतरण की। तो एक्टोकार्पस में हमने स्पष्ट रूप से देखा कि एक्टोकार्पस में गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट दोनों प्रकार के थैलस पाए जाते हैं, यानी दोनों पीढ़ियां पाई जाती हैं, लेकिन ये गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट दोनों आकारिकी रूप से एक दूसरे के समान होती है। तो इस प्रकार का जो जीवन चक्र है, ये आइसोमॉर्फिक प्रकार का जीवन चक्र कहलाता है। इसे अब हम एक डायग्राम से समझने का प्रयास करते हैं। ये है एक्टोकार्पस का स्पोरोफाइट थैलस। एक्टोकार्पस का स्पोरोफाइट थैलस है, और ये है एक्टोकार्पस का गैमेटोफाइट थैलस। ये जो स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट थैलस है, यह आकारिकी रूप से दिखाई देने में दोनों एक दूसरे के बिल्कुल समान होते हैं, लेकिन अंतर क्या है? ये स्पोरोफाइट थैलस डिप्लॉइड होता है और गैमेटोफाइट थैलस हैप्लॉइड होता है। तो ये बहुत ही यूनिक चीज है, बहुत ही स्पेसिफिक कैरेक्टर है। ये आपको बहुत ही कम प्लांट्स में देखने को मिलता है, जहां पर स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट दोनों प्रकार के थैलस पाए जाते हैं। दोनों प्रकार के थैलस उपस्थित होते हैं और दोनों संरचनात्मक में एक दूसरे के बिल्कुल समान होते हैं, परंतु ये स्पोरोफाइट जो है ये डिप्लॉइड होता है और गैमेटोफाइट जो है ये हैप्लॉइड होता है। चलिए और अच्छे से देखते हैं कि इस स्पोरोफाइट थैलस के ऊपर दो प्रकार की स्पोरेंजिया बनती है। पहले प्रकार की स्पोरेंजिया है यूनिलोक्युलर स्पोरेंजिया। तो स्पोरोफाइट थैलस के ऊपर यूनिलोक्युलर स्पोरेंजिया जो बनती है, ये डिप्लॉइड होती है, और इन्हीं डिप्लॉइड की स्पोरेंजिया के अंदर डिप्लॉइड जूस्पोर बनते हैं, और ये अंकुरित होकर पुनः एक्टोकार्पस का स्पोरोफाइट का निर्माण कर लेते हैं। तो प्लूरिलोक्युलर स्पोरेंजिया द्वारा जो वास्तव में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है इससे पूर्ण होता है और वापस एक्टोकार्पस का डिप्लॉइड थैलस बन जाता है। लेकिन इस एक्टोकार्पस के द्वारा दूसरे प्रकार की जो स्पोरेंजिया बनती है, उन्हें हम बोलते हैं यूनिलोक्युलर स्पोरेंजिया बोलते हैं। यूनिलोक्युलर स्पोरेंजिया बनती है जिसमें एक ही लोक्यूल पाई जाती है, और इस स्पोरेंजिया के अंदर जब स्पोर का फॉर्मेशन होता है तब अर्धसूत्री विभाजन होता है या म्यूसिस होता है, और म्यूसिस के उपरांत जो स्पोर बनते हैं, जूस्पोर बनते हैं, ये हैप्लॉइड होते हैं। तो यहाँ पर बिल्कुल क्लियर है कि एक्टोकार्पस में प्लूरिलोक्युलर स्पोरेंजिया में बनते हैं डिप्लॉइड जूस्पोर, जबकि यूनिलोक्युलर स्पोरेंजिया में बनते हैं हैप्लॉइड जूस्पोर। अब ये जो हैप्लॉइड जूस्पोर है, जब अंकुरित होंगे तो इससे भी एक्टोकार्पस का थैलस बनता है, लेकिन ये अब थैलस जो है ये गैमेटोफाइट नेचर का होता है और हैप्लॉइड होता है, जबकि इन जूस्पोर से तो पुनः डिप्लॉइड बना था। ये जो स्पोर जब अंकुरित होते हैं तब एक्टोकार्पस के हैप्लॉइड थैलस का निर्माण होता है, जिसे हम गैमेटोफाइट कहते हैं। अब यह थैलस जो है इस स्पोरोफाइट की संरचना में बिल्कुल समान है, लेकिन ये जो है हैप्लॉइड होता है, और इस एक्टोकार्पस के ऊपर बनती है गैमेटेंजियम। गैमेटेंजिया जो है हैप्लॉइड नेचर की होती है, तो इसके ऊपर गैमेटेंजियम बनती है, जिसके अंदर एक प्लस प्रभेद का गैमेट बनता है और दूसरे माइनस प्रभेद के गैमेट बनते हैं। दिखने में बिल्कुल समान होते हैं, लेकिन फिजियोलॉजिकल अनाइसोगेमी पाई जाती है, और ये जो प्लस और माइनस गैमेट है, ये जब संयोजित होते हैं, इनका फ्यूजन होता है, तो फर्टिलाइजेशन के उपरांत पुनः डिप्लॉइड जाइगोट का निर्माण होता है, और यह डिप्लॉइड जाइगोट वापस स्पोरोफाइट का निर्माण करता है। तो इस प्रकार इस एक्टोकार्पस के जीवन चक्र में दो प्रकार की पीढ़ियां पाई जाती हैं, एक स्पोरोफाइट पीढ़ी है और दूसरी गैमेटोफाइट पीढ़ी है। तो स्पोरोफाइट से गैमेटोफाइट पीढ़ी बनती है, गैमेटोफाइट से स्पोरोफाइट पीढ़ी बनती है। तो इस प्रकार ये दोनों पीढ़ियां जो है एक दूसरे से एकांतर क्रम में आती है, यानी स्पोरोफाइट के बाद गैमेटोफाइट आएगी, गैमेटोफाइट के बाद में स्पोरोफाइट आएगी। तो एकांतर क्रम में दोनों पीढ़ियां जो है ये आती है, इसे हम पीढ़ी एकांतरण कहते हैं। और इस पीढ़ी एकांतरण के दौरान दोनों पीढ़ियां स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट बिल्कुल स्पष्ट रूप से हमें दिखाई देती है। दोनों दिखने में बिल्कुल समान है, लेकिन स्पोरोफाइट डिप्लॉइड होते हैं और गैमेटोफाइट हैप्लॉइड होते हैं। चूंकि इसके जीवन चक्र में दो पीढ़ियां हैं और दोनों ही समान रूप से दिखाई देती हैं, इसलिए इस प्रकार की पीढ़ियों का एकांतरण जो है ये आइसोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं, क्योंकि दोनों पीढ़ियां दिखने में बिल्कुल समान है। तो इसलिए आइसो मतलब समान, मॉर्फिक मतलब मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजिकल दोनों पीढ़ियां समान है, तो इसे हम आइसोमॉर्फिक पीढ़ी एकांतरण कहते हैं। यहाँ पर एक्टोकार्पस शैवाल जो है इसका जीवन चक्र पूरा होता है। हमने 3 पार्ट में इसके जीवन चक्र को पूरा किया है। पहले पार्ट में हमने थैलस की स्ट्रक्चर देखी थी,
दूसरे पार्ट में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखा था, जिसमें प्लूरिलोक्युलर और यूनिलोक्युलर स्पोरेंजिया को पढ़ा था। तीसरे पार्ट में हमने इसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हमने पढ़ा है। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।